अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज बट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको इकोनॉमी की अपडेट प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमी के ऊपर जो चुभते हुए सवालात हैं और जो करंट अफेयर्स हैं जो पाकिस्तान इकोनॉमी को इंपैक्ट करें, स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल इश्यूज है, जैसे लास्ट वीक हमने डिफॉल्ट के केस को डिस्कस किया और देखा कि कैसे सियासी मुहर्रिकात का अमल दखल है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त डिफॉल्ट के बारे में डिबेट है उसके अंदर। उसी तरह ही आज भी हम एक पॉलिटिकल डिबेट को आपके सामने डिस्कस करेंगे जिसके इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, और डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसे होंगे। उस हवाले से आज की गुफ्तगू के लिए और बहस के लिए आमिर जफर दुरानी साहब को हमने मदऊ किया है अपने शो के ऊपर। आमिर साहब का तबसरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुनते रहते हैं। आमिर साहब एक इंटरनेशनल इदारे के साथ माजी में मुंसलिक रहे और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस के ऊपर, और वो इस वक्त स्माइल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि शायद वो ये अपना तारुफ करवाना चाहते थे कि नहीं, पर ये उन्हीं से सुन लेते हैं। आमिर साहब को वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आमिर साहब, पाकिस्तान इकोनॉमी जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमेशा से पाकिस्तान इकोनॉमी में होता रहा कि हम सिक्लिकली मूव करते रहे, 5 साल ऊपर 5 साल नीचे। आपको लगता है, मैं इस सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त करंट डाउनटर्न है, ये इट्स जस्ट पार्ट ऑफ जो पाकिस्तान की प्रो सिक्लिकल इकोनॉमी की मूवमेंट्स रही हैं, या दिस इज सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस राइट नाउ? जी शुक्रिया असद। आई थिंक बहुत आपका सवाल मजे का है और इसका बड़ा मुख्तसर जवाब है। अलबत्ता मेरे ख्याल में देखें, जब ये सिक्लिकल की हम बात करते हैं तो सिक्लिकल के अंदर हमारे जो पिछले दौरान में कुछ हमारे रीजन में और कुछ स्पेसिफिकली हमारे नेबरहुड में, यानी हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान में कुछ जंगों से मुंसलिक, कुछ पानी से मुंसलिक। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ पीरियड्स आए जिनके अंदर पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उन पीरियड्स में अगर आप हमारी जो अगर आप बैनुल अक़वामी असिस्टेंस देखें, हमें जो इमदाद मिलती रही है, काफी जो तबसरा करने वाले हैं उन्होंने इस पे काफी कुछ लिखा भी है। और उस पर मुझे थोड़ा बहुत उसके रिलेशन बड़ी आया है कि उस दौरान में पाकिस्तान चाहे डायरेक्ट फिस्कल इन्वेस्टमेंट की वजह से, या कंजम्पशन बूम्स की वजह से, या सिंपली क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान ने तरक्की की और हमें वो सिक्लिकल बूम्स नजर आए। लेकिन असूली तौर पर अगर आप देखिए तो मुशर्रफ के जाने के बाद, यानी 7-8 के बाद से अब तक, अब आप देखें तो मेरा हिसाब कर 15-17 साल होने को आ रहे हैं, और इन 15-17 सालों में वो सिक्लिकल बूम नहीं आया। तो दूसरी चीज जो जो मुझे बड़ी साफ नजर आती, शायद लोगों को नजर नहीं आती, कि हमारी सदी बदल गई। यानी हम 2000, अब हम 21वीं सदी में बैठे हैं और अभी भी हमारी जो पॉलिटिक्स, हमारी जो सॉरी सियासत, हमारी मईशत, हमारा जो अंदाज है मईशत, जिसको मैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कहता हूँ, वो सारा जो है अभी भी 19वीं और 20वीं सदी में बैठा है। तो ये मेरा ख्याल में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें अब इस वक्त सिर्फ सप्लाई पैसे की हमें हेल्प नहीं कर सकती, इस वक्त हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी हेल्प नहीं कर सकती, जब तक कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड हमारा एचआर का जो, यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है, उसकी अवेलेबिलिटी 21वीं सदी की चीजों के लिए हो जाए। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि ये हमारा मसला है और ये इस दफा आराम से टलने वाला नहीं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। इस बहुत ज्यादा क्लियरली आपने इस सवाल का जवाब दिया। ये जो ढांचे के इश्यूज की बार बार बात होती है, स्ट्रक्चर की आपने बात की, और आईएमएफ भी हर दफा ढांचे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है जब पाकिस्तान के साथ वो प्रोग्राम लेके आता है, तो उसमें वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात करता है। मेरी ऑडियंस के लिए आमिर साहब, आप वैसे बता सकते हैं कि ये जो फंक्शनल इश्यूज हैं जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, उससे मुनफरिद करके आप बता सकते हैं कि ढांचे के इश्यूज होते क्या हैं? फॉर इंस्टेंस, एनर्जी सेक्टर के अंदर हम बहुत दफा सुनते हैं कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो सेक्टर को मार करते हैं। तो आप बता सकते हैं कोई मिसाल के साथ कि स्ट्रक्चरल इश्यूज होते क्या हैं इकोनॉमी में?
जी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना जदीद व्यू लूंगा, और जदीद से ज्यादा देखिए सिंपल सा एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये है कि जिस तरह आपने एनर्जी की, तवानाई की बात की, तो तवानाई एक इनपुट है। वो इनपुट किस लिए चाहिए होती है? हमें दो कामों के लिए चाहिए होती है। या तो हमारा घर रोशन रहे, गर्म रहे, ठंडा रहे, हमारा जो है खाना पकता रहे, या उसके अलावा प्रोडक्टिविटी, जिसका मकसद है कि जी हम इससे कुछ चीज बनाएं और वो चीज बिके, चाहे वो अंदरूनी मार्केट में बिके, चाहे वो बाहर की मंडी में बिके, उससे जरा मुबादला हासिल होगा। तो ये एक इनपुट है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट एक इनपुट है, एनर्जी एक इनपुट है, कनेक्टिविटी एक इनपुट है। तो जो असल काम रह जाता है वो दूसरी, अच्छा यहाँ पे इसको मैं जल्दी से रोकता हूँ, और इसको एक और इसका पहलू स्ट्रक्चर का, कि जी स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए स्ट्रक्चर में जब स्टेट आ जाती है, तो स्टेट को आप यूं समझ लें कि छोटा खुदा है जो बैठा हुआ है जमीन पे, और एक अवाम है। तो जो अवाम है वो काम करती है, वो काम करके रिसोर्सेज, जो आपकी जो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं, उनसे कुछ चीज बनाती है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रांजिस्टर रेडियो, उसको बेचा जाता है। अच्छा, अवाम जब ये अपनी प्रोडक्टिव प्रोडक्शन करती है, उस इनपुट्स के लिए एक मार्केट, एक मंडी सजती है। जो स्टेट होती है वो इस सारी चीज को होने के लिए उन इनपुट्स को प्रोवाइड करती है, रेगुलेट करती है, चाहे वो तवानाई हो, चाहिए। अब वो कहाँ से पैसे लाती है? वो पैसे इस तरह करती है कि आपको टैक्स करती है। वो जो टैक्स लेती है उसके अंदर फिर यहीं पे सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू आ जाता है, कि ये अस्यूम किया जाता है कि ये जो छोटा खुदा, जिसको हमने अपना मुमलिकत कह लें, स्टेट कह लें, या हम उसको इकोनॉमिक्स टर्म में कहते हैं, जो फिस्कल चीजें होती हैं, यानी वो चीजें जो अदर देन फाइनेंस, यानी उससे पब्लिक फाइनेंस में आप ले आइए, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ये सबसे वाइज एलोकेटर है। वाइज एलोकेटर का मतलब है कि अगर वो पैसे मुझे आपको वापस दे दिए जाए, तो हम भी तो मिल के सड़क बना सकते हैं। यानी आप ये इमेजिन कर लीजिए कि मुझे पानी की, बिजली की जरूरत है, और मैं, आप और 10 लोग मोहल्ले में जमा होते हैं, और हम एक बिजली पानी वो नहीं। लेकिन जो स्टेट होता है, यानी जो मुल्क होता है, उसको आज तक ये पुरानी इकोनॉमिक्स में ये चल रहा है कि ये सबसे अच्छा एलोकेटर है। ठीक है जी। अब वो जो एलोकेटर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है। तो स्ट्रक्चर यहां से शुरू होता है कि टैक्स गया, टैक्स एक जगह जमा हुआ। अब वो पहला स्ट्रक्चर है किस लेवल पे जमा हो रहा है। क्या वो यूनियन काउंसिल लेवल पे जमा हो रहा है, क्या वो प्रोविंशियल लेवल पे जमा हो रहा है, या डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल, या फेडरल लेवल पे। अगला, कि इसको खर्च करने के क्या असूल है, और इसको खर्च की एलोकेशन, यानी मैंने छोटे बच्चे को कितना देना है, बड़े बच्चे को कितना देना है, ये बहुत एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू आ जाता है। जब ये एलोकेशन गलत हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कुछ लोग महरूम रह जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं। ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो अब ये जो मेरे लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर का जो सेकंड पार्ट है, वो है, जब ये स्टेट एलोकेट कर दिए, तो वो क्या आलाए कार हैं जिनके तहत सड़क बनती है, बिजली प्रोवाइड होती है, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। वो कौन करता है, कैसे करता है? क्या वो पब्लिक सेक्टर कर रहा है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है? तो ये जो चीजें हैं, ये मेरे ख्याल में ये वो हाई लेवल चीजें हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो ये सियासत के लिए, जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी इसकी है, कि आके ये कह देना कि जी बिजली का डेट बढ़ा है और हम मरे जा रहे हैं। भाई, ये बिजली का डेट पैदा हुआ ही इसलिए कि आपने एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ था जो आपने डे वन से शुरू किया। ना आप पूरा मार्केट यानी मंडी की तरफ आए, ना आप इधर आए। तो ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज है। इसमें आप ट्रांसपोर्ट की प्रोविजन देख लें, इसके तवानाई के अलावा आप इसके अंदर सिंपल रिसोर्स एलोकेशन और मंडी में खरीदो फरोख्त देख लें, कि भाई आप क्यों जाके रेट सेट करते हैं गेहूं का। तो मैं यहाँ जो आप इसके आगे पूछिए सवाल, तो मेरे ख्याल में ये एक फंडामेंटल नुक्ता है जिस पे हम लोग गौर नहीं करते। आमिर साहब, इससे मुझे एक सवाल ज़हन में आता है। आपने स्टेट के रोल के ऊपर बात की, और आप जानते हैं कि जितना ये 20वीं सदी के अंदर जब ये बॉल्शेविक्स ऑनवर्ड ये डिबेट स्टार्ट हुई सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ऊपर, और मैं जानता हूं कि आप दाई भी हैं सेफ्टी नेट्स और ये जो सोशल स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की उसके, आपको लगता है कि चूंकि आपने स्टेट के रोल और सरकार के बारे में बात की, आप मुझे पता है कि ये जो मुसावी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप सपोर्ट जरूर करते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि स्टेट अपना इसमें किरदार अदा कर सकती है, और ग्रेटर गवर्नमेंट ओनरशिप या सेंट्रलाइजेशन जिसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं, आपको लगता है कि वही सही फॉर्मूला है, यानी ये जो कैपिटल अक्यूमुलेशन है उसको कंट्रोल करने का, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ नहीं देखना चाहिए?
क्योंकि मुझे देखिए, मैं अगर इस सवाल को एक्सप्लेन कर सकूं थोड़ा बेहतर, आई एम सॉरी टू कट यू। मैं एक तरफ ये भी देख रहा हूं कि आप सोशल सेफ्टी और इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्टेट के रोल को बहुत ज्यादा कदर की निगाह से नहीं देखते। तो मैं आई एम ट्राइंग टू मैरी द टू जी राइट नाउ। जी देखिए, जी जी। दुनिया में कोई भी मतलब ब्लैक और व्हाइट नहीं होता। दुनिया में जो हर एरिया होता है ना, वो स्लेटी ग्रे होता है। ठीक है, ग्रे एरिया जो होता है उसमें हमेशा कभी सफेद छा जाता है, कभी स्याही छा जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि एक तवाजुन चाहिए रोल ऑफ द स्टेट, कि उसके पास क्या। देखिए, अब आप एक हम इकोनॉमिक्स में टर्म इस्तेमाल करते थे और बड़े जोर से करते रहे हैं, और अभी भी अब मैं उसका जिक्र, कॉमन गुड। ठीक है जी ना, दिट्स अ कॉमन गुड। अब कॉमन गुड का मतलब क्या है? अभी तो आप कहीं जाइए तो कहते हैं कि डबल रोटी भी कॉमन गुड है, वो ये कहते हैं कि बिजली भी कॉमन गुड है। तो इसका मतलब है कि सारी चीज की फराहमी जो है वो हम स्टेट में रख दें। अब देखिए, वो ये एतकाद का है। मैं थोड़ा सा जोक कर दूं कि ये देखिए, ये जो हम लोग डिटर्मिनिस्टिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, रिवील्ड रिलीजन से, जिस तरह इस्लाम है, यहूदी हैं, क्रिश्चियंस हैं, जी जी। तो किताबों में बिलीव रखने वाले हैं, तो वो बस कहते हैं नहीं जी अल्लाह कर देगा। तो जब वो अल्लाह कर देगा वाला चक्कर है, इस तरह हम साथ ही ये हमारे माइंडसेट में है, हुकूमत कर देगी। ठीक है, तभी हम उन सारे वाली वारसों को। तो मेरा ये जो मैंने आपको कहा है, इसका मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, आपका टोटल टैक्स जितने ट्रिलियन भी इकट्ठा होता है, तो हमारी इकॉनमी है कोई 300-400 बिलियन डॉलर की। तो अगर आप ये सोचें कि ये 220 मिलियन लोगों को अगर ये आप बांटें, तो ये चंद लाख रुपए साल के आप उनको दे सकते हैं। सोचे जरा इसके बारे में। ठीक है, बजाय इसके कि हम ये प्रोजेक्ट्स, ये गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल, ये इतने सारे दफातर, और ये इतने दफातर के जिनका सिवाय मकसद वजूद में आने के और रहने के कोई और मकसद नहीं है, उसका आपकी मेरी जिंदगी में कोई फलाई काम नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि स्टेट का, देखिए दिफा में स्टेट का रोल है, रिसर्च और इर्तका और इंटेलेक्ट की इर्तका में स्टेट का रोल है। लेकिन ये जो दकियानूसी 20वीं सदी के मसाइल जो हमने स्टेट के ऊपर लाद दिए हैं, और हम यहाँ छोटे से शीरखार बच्चे की तरह सारी जिंदगी 100 साल जिंदा रह के मर जाते हैं, ये इसके मैं खिलाफ हूँ। तो सर तो ये इसमें कोई तालीम और लेफ्टिस्ट। सेहत स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए आमिर साहब या नहीं? मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। अच्छा देखिए जी, सबसे पहली बात यह कि तालीम और सेहत स्टेट को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि स्टेट हर कोने में अस्पताल। ये वो स्ट्रक्चर ऑफ डिलीवरी है जिसका मैंने पहले यहाँ कर दिया। देखिए, जी स्टेट पैसे जरूर दे सकती है, और पैसे दे के किसी और से भी प्रोविजन करा सकती है। ये क्यों जरूरी है कि एक ग्रेड 17 का अफसर जिसने 2 बीवियां और 4 गाड़ियां रखनी है और उसने 18 बच्चे पैदा करने, 2 दाश्ताएं रखनी, ये क्यों जरूरी है? आप मुझे बताएं क्यों जरूरी है, और क्या ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक आम फैसला नहीं है? अब मैं और आप, हमारे बच्चे जो हैं जो काम नहीं करते, वो सबसे पहले जाके हम कहते हैं बेटा इस तरह कर, सीएसएस कर ले। जब तक सीएसएस नहीं करता, जाके आर्मी से आ जा। तो आप मुझे बताएं ना, मैं बात गलत कर रहा हूँ? नहीं, ये बात दुरुस्त है। ठीक बात कर रहे हैं सर। तो आप, अगर मैं आपकी बात को ठीक समझा हूं, तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्पेंडिंग करती है, इस स्पेंडिंग को के इस्तेमाल के, यानी आप गवर्नमेंट का ये रोल जरूर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स करे और टैक्स कलेक्शन करे, लेकिन बाद में जब एलोकेशंस हो तो उसमें चूंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, तो आपको लगता है कि ये पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट बनाती है, बड़े बड़े रोड्स और ब्रिजेस एंड दिस एंड दैट, उसकी जगह अगर बहुत ज्यादा डायरेक्ट किस्म की डिसबर्समेंट्स हो जाएं, जैसे ये इनकम सपोर्ट टाइप डिसबर्समेंट्स हैं, तो उससे आपको लगता है कि लोगों के हालात ज्यादा बेहतर हो सकते हैं और सर्विस डिलीवरी हम प्राइवेटाइज कर दें? आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, देखें, ये आपने फिर एकदम मुझे 20वीं सदी के एक, जिसे कहते हैं ना, आइदर और फ्रेमवर्क में ले गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। सबसे पहले तो मैं आप पे ये क्लियर कर दूं, देखिए जहां जी तक आपका बिस्क का प्रोग्राम, मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, आई डू नॉट थिंक कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है। मैं इसको किसी तरह नहीं समझता कि ये, इसकी बरक्स अगर आप इंडिया में चले जाएं, वो क्या यूथ नीति या क्या नाम है उस प्रोग्राम का, वो बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ करने के एवज आपको सब नॉमिनल वेज देते हैं। सब नॉमिनल वेज क्या है? कि अगर आपकी आज जो आपकी उसमें छपी हुई है इंडेक्स, कि भाई आपने फॉर एग्जांपल तरखान की मिनिमम वेज जो है आज के दिन में हमने देनी है 1100 रुपए। तो आप क्या करते हैं कि आप तरखान के से काम भी कराते हैं और उसको वेज देते हैं 1000 रुपए। उसमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो जाती है, क्योंकि जो अमीर किस तरखान होगा वो नहीं आएगा 1000 के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो मैं ये इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम
और ये जो मिनिमम कैश हैंडआउट्स हैं जिनको हम डोल आउट्स कहते हैं, इनमें पहले तो आप तफरका करें और इनमें तफरीक करके देखिए कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। दूसरी चीज जो आपने जहां तक कहा कि सड़कों और इनको क्या हमें नहीं बनने देना चाहिए और ये नहीं, नहीं देखिए मैंने यहाँ पे भी एलोकेशनल एफिशिएंसी की बात ये की है, और इस पे अभी परसों ही जब आपसे पहली दफा बात हुई थी या 2-3 दिन पहले, तो मैं उस वक्त प्रोग्राम सुनते के एक पीएमएलएन के एमएनए थे, उन्हीं को मैं ये समझा रहा था कि देखिए इस वक्त अगर आप उनका, अच्छा मैं उसको पहले जल्दी से बता दूं, उनका सवाल आप जैसे ही था कि जी नाली सड़क कहाँ बननी है ये हमसे ज्यादा कौन बेहतर जाने। मैंने कहा नहीं जी, आपको तो बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि हो ये रहा है कि आप जो है देखिए हर एमएनए हर एमपीए बड़ा पॉलिटिक्स है ना, वार्ड लेवल से उठता है आपका काउंसलर और वो आके कहता है कि जी मुझे ऑरेंज ट्रेन चाहिए, मुझे 4 जो है गाड़ियां चाहिए और मुझे 6 सड़कें चाहिए, ऐसी का होती है ना बंटवारा। तो आप क्या करते हैं, मजबूरन सारे अपने एमएनए जो 600 आपके अरकान है उनको आप सबको 2-2 करोड़ रुपया या 2-2 अरब रुपया दे देते हैं और कहते हैं जाओ अपने वहां काम करो। अच्छा, अब होता ये है कि इनकी आपस में रेस जो लगती है वो एलोकेशनल रेस तो नहीं है। एलोकेशन तो होगी इस तरह जिस तरह हम गैस के कनेक्शन लेते थे, क्या उधर गैस एक एफिशिएंट एलोकेशन है या नहीं है? यही है ना। अब आप देखिए गैस हर जगह है लेकिन हर जगह नहीं है ही नहीं, यानी कि मीटर आ गए वो हमने अपने जना। तो यहाँ पे जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो और मिसाल बड़ी कड़ी है लेकिन सुन लीजिए कि हमने 10 साल का पाकिस्तान सर्वे ऑफ लिविंग मेथड का पीएसएलएम का डेटा उठाया। वो हर 2 साल आपको पता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा करते हैं और अगले 2 साल के बाद वो प्रोविंस पे करते हैं। तो उसमें हमने आपके सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं, उनको हमने इकाइयों के तौर पे कंसिडर करके ये देखा कि कौन सा जिला तरक्की याफ्ता है, कौन सा तरक्की पजीर है और कौन सा बिल्कुल पसमानदा है। तो मिसाल आप ले लें कि अवारान एक साइड पे और पिंडी डिस्ट्रिक्ट एक साइड के ऊपर, ठीक है। अब ये जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट है और अवारान, हमने फिर आगे ये देखा कि इनको फिलहाल पैसे कितने मिलते हैं। अब चूंकि अवारान एक बहुत बड़ी जगह है और आपको पता है वहां से तो कोई मुश्किल से एक एमपी एमएनए भी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वहां पे अगर हम वही पैसे देते रहे, हमने उनकी हेल्थ एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट की स्पेंडिंग देखी, अगर हम उसने ही पैसे हुकूमत देती रहे तो 400 साल लगेंगे अवारान को वहां पहुंचने में जहां आज पिंडी डिस्ट्रिक्ट खड़ा है। ये तो होगी बात। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमें इसका मतलब है करना क्या जरूरत है कि हम वो 400 साल को कम करके सारे पाकिस्तान को इकट्ठे उठाएं। मसावी उठाने का मतलब ये नहीं कि हर बंदे को मसावी उठाना है। मसावी उठाने का मतलब होता है कि जो फिस्कल एलोकेशंस हैं वो उनका कोई ऐसा मेथड हो जिसके अंदर कि आप मसावात से एरिया उठाएं। मैं यहाँ बहस करता हूँ लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा, आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको शायद। जी जी सर, मैं बिल्कुल इस बात को समझ गया सर। मैं अब कुछ एक या दो और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता हूं बिफोर वी क्लोज द शो, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है, टाइम भी लिमिटेड है। एक तो सर ये कि आपने ये बड़ा अनएम्बिगुअसली कह दिया कि आप ये जो करंट बिस्प का प्रोग्राम है आप उसका जो मॉडल है उसके साथ अग्री नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में सर अभी पिछली गवर्नमेंट जो तहरीके इंसाफ की थी वो एक एहसास प्रोग्राम भी लाई और फिर कामयाब जवान प्रोग्राम भी लाई, और जो उस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी जो वो एटलीस्ट जो वो साइट करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह एहसास प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग कोविड भी पैसे दिए गए, दैट्स द वे फॉरवर्ड, अगर आप टिपिकल कैश ट्रांसफर्स में बिलीव नहीं करते? नहीं देखिए, मैं वहाँ उस वक्त भी जो टिपिकल कैश ट्रांसफर्स में इस प्रोग्राम को बड़े करीब से देखा हमने, स्पेशली जो आप एहसास की बात कर रहे हैं उसके कोई 130 पिलर्स थे, आपको जी शायद याद होगा। जी जी ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर हमने ये कहा था कि एसएमई यानी जो आपका आम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है, दुकान तिजारत, ये छोटे कारोबार वाले, हमने कहा था कि उनको कर्ज एक्सटेंड करें, उनका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बजाय इसके कि आप कंजम्पशन स्मूथिंग। अच्छा, ये कंजम्पशन स्मूथिंग हो रही थी ना, कंजम्पशन स्मूथिंग में जिस वक्त आपका इस वक्त आटे का रेट जो है वो कम से कम 800-900 पे हो और उस वक्त आप 1,000 रुपए या 5,000 रुपए किसी को देते हैं वन टाइम, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी या उसकी जिंदगी में। पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है ना। हम्म। तो दूसरी बात यह है कि जो कंजम्पशन स्मूथिंग है इसके भी अगर करना है तो फिर अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। या तो आप फैसला कर लें कि इस साल मैंने ये सारी हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स बंद कर देने। तीसरी बात
कि इस काम को करने के लिए जो आलात और जो मशीनरी बरूए कार लाई गई, अगर आप उनकी तनख्वाहें देखें, सिर्फ तनख्वाह उठा लें, यानी मैं एक बिस्प का अफसर हूँ या मैं एहसास प्रोग्राम में 17 ग्रेड का अफसर हूँ, मेरी आम तनख्वाह आपको पता ही कितनी होती है। आप देखें उसके आगे असूम करें कि मेरे साथ खानदान के फर्द हैं, तो इम्पैक्ट कहाँ गया बिस्प का? इम्पैक्ट तो उनके लोगों को है जिनको हुकूमत की नौकरी मिली हुई है। वो 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के वसूल करने वालों को तो नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसकी सबसे आपको आखिरी मिसाल और मजे की बताता हूँ। मेरे सामने 15,000 रुपए के चेक के लिए उठा के सानिया निश्तर साहिबा उधर से बंदे लाई और वजीर आजम को ला के वहां उन्होंने कोविड के दौरान दिखाया तकसीम करते हुए कि जी मैंने ये 15,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए। अब आप मुझे खुद बताएं, आप और मैं एक आम पाकिस्तानी है, हम भी शर्म आती है किसी को ये कहते हुए कि ये तुम्हारी मेजर इमदाद है। इस तरह तो हम घर में अपने जो हमारे एसोसिएट्स और केयर गिवर्स हैं उनके साथ हम पैसे दे देते हैं। तो ये बात ये ना कि ये मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है। यानी ये बात तो ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने ये पुराना मेक्सिको का एक मॉडल उठा लिया है। दूसरी बात यह है कि इससे उजलत जो होती है ना, यानी जो काम करने के लिए तो मर जाती है। और इसमें एक शर्मिंदगी का एहसास भी है जो हम लोग बात समझती नहीं हम कि जिस खानदान को आपने बगैर काम किए कुछ पैसे देने शुरू कर दिए, तो आप एक इनकरेज कर रहे हैं, एक रीत डाल रहे हैं कि बेटा काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसके बरक्स अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाते हैं तो उसकी जो कंडीशनैलिटी, क्योंकि वहां आपको इस तरह रकम दी जाती है और बाद में उसकी स्पेंडिंग मॉनिटर होती है कि आपने कम्युनिटी पे कितना खर्च किया, ये क्या किया, वो एक फर्क चीज होती है। तो ये मतलब इसके ऊपर बहुत तासुब पाया जाता है, बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। तो मैं किसी को तंग नहीं कर रहा, ये हुकूमत की फिर वही एक स्कीम है। आप ये देखिए कि जितना आप पैसा यहाँ देते हैं उससे ज्यादा पैसा, आप सिर्फ डिस्क की आउटले देख लें 300 बिलियन की, और आप ये देख लीजिए कि आपकी एक एंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उससे कोई 18 गुना ज्यादा जो है वो मतलब लॉस कर रही है। भाई ये क्या हो रहा है? ये किस तरह का टैक्स का इंसाफ है? ये किस तरह की एलोकेशनल एफिशिएंसी है? आमिर साहब, इसमें भी आपने ढांचे के इश्यूज की तरफ इशारा किया था। मसला प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द प्रॉब्लम इज कि जितने अब इंटरनेशनल खरीदार आते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, वो गवर्नमेंट को एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी बैलेंस शीट क्लियर करके दीजिए। और मसला यही है कि इट बिकम्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम के पैसा बचाने के लिए आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है इन एसओईज में बिफोर यू सेल देम। और इवन परहैप्स चाइना एट दिस पॉइंट इज आस्किंग अस टू क्लियर बैलेंस शीट्स, क्योंकि इन सारी एसओईज के ऊपर बहुत बहुत सालों की लाइबिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट अपने बजट्स के अंदर से अफोर्ड नहीं कर पाती। और इसी वजह से ये बिकती नहीं है। और तकरीबन $1 ट्रिलियन के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो गवर्नमेंट इन एसओईज के ऊपर ला चुकी है। अब क्या किया जाए आमिर साहब? और दूसरी बात यह है कि जब सोशल स्पेंडिंग की बात होती है तो उसमें भी मैं दो बातें करता जाऊं सर। एक बात तो ये है कि ये इतना ज्यादा विम्सिकल ये प्रोसेस है जो हमारा एक्नेक और सीडीडब्ल्यूपी जैसे की जाती है, जिसके अंदर ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, कि या तो कोई उससे पहले बहुत ज्यादा डिटेल में फीजिबिलिटी स्टडी हो कि ये प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इंपैक्ट करेगा और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा जाएगा, इस तरह की तो कोई असेसमेंट्स होती नहीं है। ऑन द स्पॉट PC1 लाया जाता है और इतना शायद वक्त भी नहीं है और वो प्रोसेस भी पूरा फॉलो नहीं किया जाता। अगर हर PC1 के पीछे इतना ज्यादा काम करना शुरू कर दे हुकूमत कि देखा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा जा रहा है, ये PC1 लाना भी चाहिए कि नहीं, तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा फिर सरकार का ढांचा ही आपको तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि और वो उसके लिए आप जानते हैं कि रूल्स के अंदर इतनी कदगने हैं कि वो रिफॉर्म्स भी नहीं किए जा सकते। इशरत हुसैन साहब ने बड़ी कोशिश की, आप जानते हैं, हर हुकूमत में वो वजीर बनते रहे पिछले कोई 20-30 सालों से, लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि ये करंट जो ढांचा है इसमें लोगों को कोई उम्मीद लगानी चाहिए कि ये रिफॉर्म्स जिनकी तरफ आप तबसरा कर रहे हैं वो हो सकेंगे? अच्छा, वो एक सेइंग है अंग्रेजी में, मैं उर्दू में बोलता हूँ ताकि आपके सब लोगों को समझ आ जाए। वो कहते हैं कि जहन्नुम की जितनी सड़कें हैं ना वो सब अच्छी नीयतों पे के बेस पे बनती हैं। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये तो मैंने आपके उस पर तबसरा कर दिया कि कौन लोग वजारत में रहे, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी मैं आपको जल्दी से इक़्तिबासात पेश कर देता हूँ, इस पर कोई बहस करने की टाइम नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र इस एसओई के मसले में यह है कि ये कोई स्लेट प्लेट क्लीन करने की जरूरत नहीं है।
इस पे आप इस्तकबाल मेहदी साहब से, जिनसे भी जो एसओई इस पे पूरी पीएचडीज कर चुके हैं 32 साल, मेरा इसमें बड़ा सिंपल एक नस्बुल है, क्योंकि मैंने इनको बहुत करीब से देखा और मैंने जो बड़े बड़े वालों हैं उनको प्राइवेटाइज करने की भी पिछली सदी में कोशिश की उस इदारे के साथ रहते हुए जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन अब मैं अपना सबक सीख गया हूँ। देखिए, पहली बात, एसओई जितनी है उन सबको कहें कि भाई ये आज से बंद हो रहा है, ठीक है। आप कहते हैं चाहे वो रेलवे है, चाहे वो गुड्डू का पावर प्लांट है, चाहे वो कोई मिल है, चाहे वो कोई ऐसा इदारा है, जो भी आपका एसओई है उसका ये बंद, ताले लगा दें, बंद हो गए, ठीक है जी। अब बंद होने के बाद कहें कि किस हर एक को हम तनख्वाह देंगे जब तक वो फौत नहीं होता, यानी एक्चुअल बेसिस के ऊपर हम सब की तनख्वाह अदा करेंगे, लेकिन उसके बाद हम किसी को हायर नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर है आपको? अगली बात, जब आप ये कर लें तो दूसरी बात ये कर दीजिए कि जिस दिन आपने बंद कर दी कुंजियां, तो इनमें से आधे तो ऐसे हैं जो कि आपकी मार्केट को खराब कर रहे हैं। पीआईए ले लें, पाकिस्तान रेलवे को ले लें, मैं मोटे मोटे इसलिए बताता हूँ कि ये सिंगल बूम में ना ये दुनिया उड़ा देंगे। दूसरी बात यह है कि दे आर शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरवीन इन द मार्केट एनी मोर। जब ये बंद हो जाएंगे तो दो काम ये करते हैं, रेंट्स लेते हैं, अपनी इजारादारी दिखाते, ठीक है। तो इसलिए इनके स्लेट नहीं क्लीन करें, इनको यहीं रहने दें। अच्छा, इनको कोई बेचना बूझना नहीं है। तीसरी चीज आप ये करिए कि इनमें से बहुत से इदारे ऐसे हैं, आप मसलन ईओबीआई को उठा ले, फलाने को उठा ले, तो इनके पास रियल एस्टेट इतनी है कि इसके ऊपर दो आपके मसले हल हो जाते हैं। एक तो ये कि आपका तमाम ज़राअत का जो लैंड खाया जा रहा है, आप इनका वो तमाम अर्बन लैंड पकड़ के उसको आप ऑक्शन करना शुरू करें, ठीक है। जिसके बाद आप ये, अच्छा अब ये चौथी चीज होगी, ओ लीगली वी कांट डू दिस। वेल लीगली यू नो यू कैन एफ अप द कंट्री, बट लीगली आपसे एक ये इदारा बंद नहीं होता छोटा सा मिल का। अच्छा, अब इसके आप मजाक देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। मजाक ये हो रहा है कि ले दे के आपने इतने तगड़े लोग लगाए, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं बहुत सारे भाइयों को, सिर्फ ले दे के ये मिला कि एक वो वॉशिंगटन में एक $10 मिलियन की हमारी गरीब बिल्डिंग है जो कि एक पाकिस्तान के लिए एक सिंबल है, उसको बेचना आसान है, ठीक है। आप इधर रूजवेल्ट आपने होटल की हिम्मत बात नहीं कर है। रहे हैं? जी जी, मैं मतलब आप समझ गए, वो तो परसों बोर्ड उतार दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत उस पे ले गए। ये $10 मिलियन से आप करेंगे क्या? आपके तो एक ट्रिप पे इतने खर्चे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आखिरी बात एसओई पे सुनते जाइए। एसओई के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर जब मैंने ये सजेशन दी 2 साल पहले, फाइनली काफी जोर से दे देंगे कि मैं लिखा इसके ऊपर 10 साल से, तो मुझे साहब आके कहते हैं, पता है एक इज्जत नफ्स भी होती है। अब वो रेलवे का मुलाजिम इतना वो घर बैठ के क्यों लेगा अपनी तनख्वाह? मैंने कहा फिर दफा होए, जाके जो मर्जी उसने करना है करे। भाई ये आप मुल्क खा रहे हैं और इज्जत नफ्स से खा रहे हैं। यार कोई खुदा का खौफ करो यार। ये अच्छा, ये है ना, ये असद भाई, ये सियासत है। सॉरी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, हम खुद अपने आप को सीधा नहीं करना चाहते। सर, आई थिंक वी जस्ट रैन आउट ऑफ टाइम। अभी मेरे कुछ सवालात रहते थे, लेकिन आपने इतने तफसीली जवाबात दिए कि 30 मिनट, और इतने पर्टिनेंट आंसर्स भी थे कि 30 मिनट गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चला। किसी और दिन सर आपको दोबारा जहमत देंगे, ये एसओईज वाली बहस आगे बढ़ाएंगे। हमें यहाँ पे रुकना होगा। आमिर साहब, आपका आज शो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया, और बहुत ज्यादा क्लियर और डायरेक्ट और कैंडिड आंसर्स देने का भी बहुत शुक्रिया। आई होप मेरी ऑडियंस ने आपसे बहुत लर्न किया होगा। असद इजाज बट को नया दौर टीवी पे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।